हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट या कंपनी क्या होती है, देन गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट पूरे टाइम पे होती है। तो जो कॉर्पोरेट और कंपनी वर्ड है इसको डराइव किया है लैटिन वर्ड से कॉम एंड पेनी से। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पेनी का मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड। तो एक साथ अगर हम इसे पढ़ें तो इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं ताकि वो अपना खाने पीने का काम कर सके। अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ मार्शल यूएसए के बारे में की तरफ से देखें तो कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, लेकिन एग्जिस्ट करता है कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ में। मतलब लॉ में एग्जिस्ट करता है, वैसे ही रियलिटी में नहीं है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये 11th-12th में आपने पढ़ाई होगा कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड बॉडी है, मतलब वो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट के अंदर। आर्टिफिशियल जस्टिस जुरिस्डिक्टिक पर्सन है, मतलब इसका कोई बॉडी माइंड वगैरह नहीं है, लेकिन ये कॉम्पिटिट पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है लॉ के सामने इन एनी अदर मैटर, एंड द रिप्रेजेंटेटर आर यूजुअली डायरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी जो है वो डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से। अगर मतलब कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी, जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना कंपनी की, वो लिमिटेड होती है जितना उनका कंट्रीब्यूशन है शेयर में। और एनी गारंटी, परपेचुअल सक्सेशन, जो मेंबर है कंपनी के वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो एज इट इज़ रहती है हमेशा के लिए। देन आ जाता है गवर्नेंस पे। द गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब क्वेश्चन राइज होते हैं कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन खुद से तो काम कर नहीं सकती, तो उसको गवर्न कौन करता है। तो द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रन अ कंपनी आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी को रन करते हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड गवर्न द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं और कंपनी को गवर्न करते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जनरली शेयर होल्डर ही इलेक्ट करते हैं अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में। अब आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग पे। देखो, पहले तो इतना ज़्यादा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जानता नहीं था, लेकिन सत्यम और हर्षित मेहता स्कैम के बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन पे। So the corporate governance structure that specify the distribution of right and responsibility among the different participant in an organization, such as the board, manager, shareholder, and the stakeholders, and spell out the rules and procedure for making a decision on the corporate affair. देखो, वैसे मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप एज इट इज़ डेफिनेशन को इसे याद कर लो, बट अगर आप इसे कर सकते हो और आप इसे लिख के आते हो कि डेफिनेशन किसने दी है, तो उसके लिए सच में आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट पार्टिसिपेशन, डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके बीच में, जैसे कि बोर्ड, मैनेजर, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स के बीच में, ताकि जो रूल और प्रोसीजर है डिसीजन मेकिंग के वो सब फॉलो हो सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक और डेफिनेशन इसमें दे रखी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब होता है किस तरीके से जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी, उसको गवर्न किया जा रहा है, मतलब मैंने देखा जा रहा है उसे कि हाँ सारी चीज़ें, प्रोग्राम, पॉलिसी बनाई जा रही है, उसकी कैसे किया जा रहा है। ये फोकस करता है स्ट्रक्चर, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा एट अ टॉप लेवल ऑफ कंपनी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रायोरिटाइज करता है और प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, फेयरनेस को, अकाउंटेबिलिटी इन द एंटिटी। अभी जो मॉन्क्स एंड मिनोज थे उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ट्राईपोड की तरह डिस्क्राइब किया था कि इसकी 3 डायमेंशन होती हैं। एक तो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के ऑनर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है फिर वो मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। देन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं इसके चलते। तो पहला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा चेंज किया है वर्ल्ड में। आपको पता ही है हाउ दीज फर्म वर इवॉल्व इन अ बिजनेस एक्टिविटी, कितना ज़्यादा चेंज हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस एक्टिविटी। और कंपनी को इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े डेली बेसिस पे, अपने रिसोल्यूशन पे, और इन चैलेंजेस को डील करने के लिए और इंटरनल स्टैंडर्ड जो है फर्म के वो मेंटेन करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इकोनॉमिक चेंजेस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लाने में, बहुत बड़ा इनका योगदान है, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है रेगुलर बेसिस पे। और लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के बाद में तो
जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करना भी कंट्री में ज़रूरी है, वरना दूसरी कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। और टू डील विद दिस प्रायोरिटीज़ एंड टू इनेबल अ स्टेबल मैकेनिज्म, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी अडॉप्टेड। वही चीज़ लिखी है कि डील करने के लिए प्रायोरिटीज़ को और स्टेबल मैकेनिज्म के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। रिटेनिंग द इन्वेस्टर, एक गुड गवर्नेंस हेल्प करता है कि हम हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेक कर सके स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो कि हमें अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है। स्टेक होल्डर्स इज नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स, दे आर ऑल द पीपल्स दैट हैव अ इंटरेस्ट इन अ कंपनी। रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, अगर कंपनी को जो रिस्क है जो उससे एसोसिएटेड, अब रिस्क कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं हो सकता, तो इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वो एक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट करती है कि रैपिडली कंपनी ग्रो करे और डेवलप करे अपने बिजनेसेस को, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी लेके आती है फर्म में। रेपुटेशन, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, जिससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा स्टेक होल्डर्स के बीच में, और आपकी जो रिलायबल इमेज है वो बहुत ही अच्छी और क्रिएट होगी। कंपोनेंट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट क्या है, तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन अ ब्रॉडर व्यू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोकस करता है एडिशन करने पे वेरियस कंपोनेंट टू द गवर्नेंस प्रैक्टिस। पहला है इंडिपेंडेंस, एक प्रॉपर डेलीगेशन और वेल इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉय अगर गवर्निंग बॉडी में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, तो वो क्या करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्हांस करता है, मतलब आपकी अच्छी पॉलिसी बनेगी अपनी कंपनी के लिए, और जो डिसीजन होते हैं ना वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में होता है इंस्टेड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं होते, बट कंपनी के और जो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट है ना उनके लिए होते हैं। और इसका एम यही होता है कि जो आउटसाइड का इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट रहता है फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर से कोई प्रेशर नहीं आता, स्टेक होल्डर का कोई प्रेशर नहीं आता, कंपनी के जो भी बेस्ट होता है उसमें ये काम करता है। ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी रहती है सारे डिसीजंस में, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि अगर एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी तो वो ट्रांसपेरेंसी रखेगी, सारे के स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करेगी, जिससे अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, जितने भी आप आगे स्कैम के बारे में पढ़ोगे वो सारे स्कैम जो थे वो इसीलिए होते क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। फेयरनेस, गुड एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर माइट बी रिकोगनाइज एंड रिस्पेक्टेड। फेयरनेस का मतलब है कि सबको इक्वली रिकोगनाइजेशन प्रोवाइड करना, जो इंटरेस्ट और राइट था हर एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स का उसको रिकोगनाइज करना। फेयर और बैलेंस डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस करना शुड बी अडॉप्टेड। अकाउंटेबिलिटी, जो डिसीजन मेकर हैं उनको अकाउंटेबल करा जाता है फॉर अ डिसीजन दैट इज़ नॉट कंसिडरेशन विद द अदर, मतलब अगर कोई भी डिसीजन आपने दूसरे के कंसिडरेशन के बगैर लिया है तो उन डिसीजन मेकर्स को उनके लिए अकाउंटेबल करा जाता है कि आपने जो डिसीजन लिया है, तो जो भी डिसीजन लेता है वही उसके लिए अकाउंटेबल होता है, और एप्रोप्रिएट लेवल पे आपको रिस्पॉन्स भी लेना पड़ता है कि हाँ आपने डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, वो सब भी करना पड़ता है। देन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्लियरिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो अगर कल के दिन कोई काम नहीं हुआ तो हम आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरिटी होती है, इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी जो है फर्म की वो भी बढ़ती है, और प्रॉपर डेलीगेशन हो पाता है अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि फर्म का प्राइमरी फोकस है। मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। देखो यहाँ जो आंसर है ना वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। अगर आता है डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंस नहीं लिखना होता, पहले आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर डिफरेंस लिखना होता है, थोड़ा डिफाइन करके फिर, ताकि आपका आंसर बड़ा लगे और एक स्ट्रक्चर्ड लगे। तो यहाँ पे है कि हेनरी फ्योल, जो कि फादर कंसिडर्ड किया जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट के, उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है इसका मतलब है मैनेज करना, फोकास्ट करना और प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड और टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन अगर आप लिख के आओगे बहुत मस्त लगेगी, हेनरी फ्योल भी लिख के आना कि हेनरी फ्योल ने दी है। जो प्रोबेबिलिटी एंड गुडविल रहती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिपेंड करती है इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, कि कितनी अच्छा गुडविल रहेगा, मतलब वो आप कितने अच्छे से इफेक्टिवनेस आपकी मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी एक्शन कंपनी लेती है बिजनेसेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में। F.W. टेलर डिफाइन मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड सीइंग व्हाट इज़ टू बी डन इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक ऊपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसे याद करके जा सकते हैं। देन आ जाता है मैनेजमेंट वर्सेस गवर्नेंस। देखो जब हम किसी भी चीज़ को डिसीजन लेते हैं, इवल्यूट करते हैं, दोनों ही मैनेजमेंट और गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। मैनेजमेंट यूजुअली कंसिडर्ड किया जाता है अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव करना है। बट गवर्नेंस का मतलब होता है कंट्रोल करना, सुपरविजन करना एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके। ठीक है,
तो डिफरेंस आ जाता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड द गवर्नेंस। पहला होता है कि मैनेजमेंट फंक्शन यूजुअली वर्क करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो बनाए गए हैं, बट गवर्नेंस का काम क्या होता है, एथिकली कंट्रोल करना और डायरेक्ट करना फर्म को। ठीक है, दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में बिजनेसेस को उनकी पॉलिसीज़ के लिए, ताकि स्मूथ वर्किंग हो सके बिजनेसेस की। लेकिन गवर्नेंस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। मैनेजमेंट फोकस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस पे, ताकि डिज़ायर रिजल्ट जो है वो अचीव हो सके। वेराइज गवर्नेंस फोकस करता है प्रोटेक्शन एंड ओवरऑल कंट्रोल एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। गवर्नेंस विजन सेट करता है और डायरेक्शन सेट करता है, बल्कि मैनेजमेंट उस विजन और डायरेक्शन को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करता है। मैनेजमेंट जो है वो हैंड ऑन एक्सरसाइज है, मतलब मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं वो हाथ से काम करते हैं कि अगर मैं CEO मैं मैनेजमेंट में हूँ तो मैं हाथ से काम कर रही हूँ या कुछ ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब है हैंड ऑफ एक्सरसाइज, मतलब चीज़ें समझा दी और अब खुद करो आप, ऐसा सब रहता है। गवर्नेंस इज एक्सरसाइज ऑफ ओवरऑल लीडरशिप, बट मैनेजमेंट इज द एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस एंड ऑपरेशनल लीडरशिप। अब आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कौन कौन से प्लेयर हैं, मेजर प्लेयर हैं। तो एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरसी करने के लिए और कैरी करने में ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जो है उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। हर एक कंट्री में एवरी पब्लिक कंपनी को एटलीस्ट 3 डायरेक्टर रखने पड़ते हैं, और प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर उनके होने चाहिए। और उनकी जो पावर है वो आर्टिकल ऑफ द कंपनी डिफाइन करता है। आर्टिकल ऑफ कंपनी आपको पता ही होगा, जैसे जब कंपनी बनती है तो तब उसका आर्टिकल डिफाइन होता है, उसमें डिफाइन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है। चेयरमैन जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट करते हैं उनमें से किसी एक को चेयरमैन की तरह, और जो एक्ट करता है लिंक बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी मैनेजमेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और द मैनेजिंग डायरेक्टर ये होल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का और काम करता है विद द सुपरविजन एंड द डायरेक्शन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह देती है वैसे वैसे ये चलता है। CEO जो होता है हेड होता है मैनेजमेंट टीम का। कंपनी सेक्रेटरी ये स्टैट्यूटरी ऑफिसर होता है कंपनी का, और जो कंपनी एक्ट के वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं या वेरियस रेगुलेशंस होती है, उनको ये कंपाइल करता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इट कंप्राइज द फंक्शन हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एग्जिटिंग इन अ कंपनी। ये क्या करते हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंट एग्जिट करते हैं ना कंपनी में, एग्जिस्ट करते हैं कंपनी में, उनको हेड करता है, उन डिपार्टमेंट को हेड करता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। देन शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो आपको सबको पता होगा, ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, मॉनिटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वेरियस मैटर में, और ओवरसाइड करते हैं मैनेजमेंट को। देन एक्सटर्नल पार्टी। एक्सटर्नल पार्टी मतलब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, ऑडिटर्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में सुना होगा। क्रेडिट एजेंसी होती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जैसे सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, कम्युनिटी, RBI, रेगुलेटरी बॉडीज़। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो अब हर एक के ना अलग अलग व्यूज़ थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है क्या नहीं है, तो वही सब की वजह से थ्योरी बन गई है। पहला एजेंसी थ्योरी। अब हमने बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है कि जो बिजनेस लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी के बेसिस पे बनता है। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो प्रिंसिपल होता है और दूसरा एजेंट होता है, और दोनों ही मेन पार्टी होती है। एक पार्टी है प्रिंसिपल जो कि क्या करता है, दूसरी पार्टी को एजेंट को हायर करता है अपने बिहाफ पे। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है। प्रिंसिपल बताता है कि मेरा इंटरेस्ट ये है, और एजेंट उसके काम में करता है। तो आपको प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन समझ आया। अब फर्दर चलते हैं। फर्दर जो प्रिंसिपल है वो डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी को एजेंट को परफॉर्म करने के लिए गिवन टास्क, मतलब जो भी उसने टास्क दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए वो अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र करता है। इन टर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं वो डेलीगेट करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, शेयर होल्डर्स, और एजेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और प्रिंसिपल मतलब शेयर होल्डर डेलीगेट करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और ये जो बोर्ड है वो फर्दर डेलीगेट करता है इस अथॉरिटी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। दिस कंटिन्यूशन ऑफ दिस मैनेजर आर गिवन द ग्राउंड टास्क ऑफ मिनिमाइजिंग द शेयर होल्डर मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और इसका पूरा एम क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। एजेंसी थ्योरी के हिसाब से मानो तो मैनेजर जो है वो कभी भी एक्ट नहीं करता है मैक्सिमाइज करने में शेयर होल्डर के रिटर्न को, जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ना हो। क्योंकि इनका मानना है कि कभी कभी और मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंसी थ्योरी का ये कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, क्योंकि एक जो है वो प्रिंसिपल है, दूसरा एजेंट है। तो मैनेजर मैक्सिमाइज नहीं करता शेयर होल्डर के रिटर्न को जब तक गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर ना हो, और जो कि सेफ गार्ड करे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजर माइट ऑल्सो डिफर फ्रॉम शेयर होल्डर। इनका कहना है कि वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव हो वो अलग हो सकता है शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव से। और इसी ये जो प्रॉब्लम है कि मैनेजर का इंटरेस्ट और द शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, इसी इंटरेस्ट के
को टर्म किया गया है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है शेयर होल्डर एक्टिंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन देयर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। एजेंसी प्रॉब्लम का मतलब है, यहाँ पे शेयर होल्डर से गलत लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, इसका मतलब है एजेंसी प्रॉब्लम का कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक्ट कर रहे हैं खुद के इंटरेस्ट में रेदर देन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। अब अजम्पशन क्या है इस थ्योरी की? इस थ्योरी की अजम्पशन ये है कि जो मैनेजर है वो अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है कि जहाँ मौका मिला गद्दारी कर दी एंड वर्क करता है सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। जो प्राइमरी दूसरी अजम्पशन है कि जो प्राइमरी फोकस है इस थ्योरी का वो ये है आइडेंटिफाई करने के लिए कि गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो लिमिट करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर को। मतलब गवर्नेंस मैकेनिज्म से क्या होता है, जो सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो लिमिट हो जाता है। थ्योरी ऑल्सो प्रिस्क्राइब द रोल ऑफ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट एंड लेबर मार्केट टू कंट्रोल द सेल्फ सर्विंग बिहेवियर ऑफ मैनेजर। इनका कहना है कि अगर एक एफिशिएंट कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट होगा तो ये जो सेल्फ सर्विंग बिहेवियर है, मतलब अपना अपना करने का जो मैनेजर का बिहेवियर है वो भी कम होगा। देन आ जाते हैं इसकी फोर्थ अजम्पशन पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इंस्ट्रक्टेड बाय द थ्योरी टू मॉनिटर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर एंड कंट्रोल सेल्फ इंटरेस्ट टेंडेंसी प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट किया गया है इस थ्योरी के कि वो मॉनिटर करें जो भी प्रैक्टिसेस हैं मैनेजर्स की और उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है मैनेजर्स का वो कंट्रोल करें, क्योंकि शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है? लिमिटेशन इस थ्योरी की ये है कि इसने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फोकस कर दिया और बाकी स्टेक होल्डर्स को छोड़ दिया है। ये थ्योरी जो है वो मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर में काम नहीं करती, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, सोशल, मोरल इश्यूज़ पे नहीं आती। एजेंसी प्रॉब्लम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अमेरिका एंड ब्रिटिश कल्चर। जो एजेंसी प्रॉब्लम थी वो अमेरिका और ब्रिटिश कल्चर में ज़्यादा थी, बट ये जर्मन, जापान और एशियन कंट्रीज़ में नहीं है। मतलब यहाँ पे इतनी रिलेवेंट नहीं है, ये लेस रिलेवेंट है लार्ज नंबर ऑफ नेशंस पे। ये जो थ्योरी है वो क्रिटिसाइज़ की गई है कि इसने ओवर स्टेट किया है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट, कि एजेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा बेकार बताया, बिल्कुल गद्दार टाइप बता दिया है इसमें। देन आता है स्टेट बोर्डशिप थ्योरी। ये थ्योरी जो है बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ऊपर हमने थ्योरी पढ़ी उसकी बिल्कुल उल्टी है। इट रूल आउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर पढ़ा ना एजेंसी थ्योरी का, इसे उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये थ्योरी जो थी वो डोनाल्डसन और डेविस ने डिस्कस की थी। ये कहती है कि जो मैनेजर है वो एजेंट की तरह काम करता है और वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है। ये मैनेजर की तारीफ़ करी कि मैनेजर बहुत ही ट्रस्टवर्दी है और वो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं करता, मतलब फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं करता और फ्रॉड को इवन बचाता है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम करता है। मैनेजर आर सेड टू बी स्टीवर्ड्स। मैनेजर को यहाँ कहा गया स्टीवर्ड्स, मतलब वेल विशर, जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंपनी के एसेट को, अपनी ड्यूटी को कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है और ह्यूज नंबर ऑफ डिसीजन लेता है। नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डिसीजन, सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं और भी डिसीजन लेता है और जितने भी डिसीजन होते हैं वो वेलफेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स के लिए होता है। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी की अजम्पशन क्या है कि थ्योरी सजेस्ट करती है मैनेजर आर नॉट जस्ट एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर बट द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी। ये कहती है कि जो मैनेजर हैं वो सिर्फ एजेंट नहीं होते शेयर होल्डर के, बट वेल विशर होते हैं कंपनी के। वो हार्ड वर्क करते हैं ताकि हाई प्रॉफिट अटेंड कर सके, हाई रिटर्न जनरेट कर सके कंपनी के लिए। ये भी बिलीव किया जाता है कि इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी अलाइन करता है कंपनी के इंटरेस्ट में। मतलब देखो, एक तरीके से आप देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो इनको भी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा आगे प्रमोशन मिलेगा। इफ़ द कंपनी प्रॉस्पेरस देयर पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन, मतलब वही लिखा है कि अगर कंपनी प्रॉस्पेरस होगी तो इनके अचीवमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्निंग सब कुछ बढ़ेगा। ये थ्योरी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, ये जो थ्योरी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इनइफेक्टिव बताती है। इसका कहना है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं, उन डायरेक्टर्स को नहीं रखना चाहिए। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, वो सब संभाल लेगा। थ्योरी ट्राई टू फोकस ऑन मैकेनिज्म दैट एम्पावर द मैनेजर। यहाँ थ्योरी क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है मैनेजर को, कि मैनेजर बढ़िया है, मैनेजर को पावर देनी चाहिए एंड ही कैन हैंडल रेदर देन मॉनिटरिंग, कि उन्हें कंट्रोल करना या उन्हें मॉनिटर करना नहीं चाहिए, उनको इवन पावर देनी चाहिए और वो अच्छे से काम करेंगे। अब आती है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट लेकर आती है कंपनी के वर्किंग के रिगार्डिंग। अब यहाँ तक जितनी भी बात हो रही थी वो शेयर होल्डर ही गा रहे थे, बट स्टेक होल्डर थ्योरी ने कहा कि सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं, आपका जो कंपनी है वो सोसाइटी के काम के लिए और बाकी स्टेक होल्डर के काम के लिए भी काम करनी चाहिए। ठीक है, फर्म जो है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो भी स्टेक होल्डर्स ग्रुप है उनकी एक्सपेक्टेशन को। अब इस थ्योरी के आर्गुमेंट क्या है कि थ्योरी जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है और सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है। इस थ्योरी का एम था कि जो वैल्यू है स्टेक होल्डर्स की वो बढ़ानी, फर्म की नज़रों में स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना, नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स बट ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड द सोसाइटी। क्रिटिसिज्म क्या थे
जो टर्म स्टेक होल्डर्स था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था इस थ्योरी के अंडर। और अगर हम देखें तो करेंटली स्टेक होल्डर्स के स्कोप में सभी लोग आ जाते हैं, जितने भी लोग हैं सभी स्टेक होल्डर ही हैं। एक वेल नोन प्रोस्पेक्ट है स्टेनबर्ग का, जिन्होंने अपने पेपर में पब्लिश किया 1997 में, इसको भी कंसिडर्ड किया है। उन्होंने कहा है कि जो एजेंट है, मैनेजर, अगर वो स्टेक होल्डर्स को सर्व करेंगे तो वो रियल प्रिंसिपल को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, मतलब मेन शेयर होल्डर को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। देन आता है क्लास हेजेमनी थ्योरी। क्लास हेजेमनी थ्योरी बिलीव करती है जो मेजर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर हैं वो अपने आप को क्रीम ग्रुप समझते हैं, मतलब एलीट ग्रुप समझते हैं, जो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे एग्जिस्ट करते हैं उनका, और वो जो है उन्हीं लोगों को रिक्रूट करते हैं और प्रमोट करते हैं, उन्हीं नए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को जो उनके क्रीम ग्रुप में फिट बैठते हैं। ये थ्योरी जो है वो मेजर ग्रुप मतलब एलीट ग्रुप पे एम्फेसाइज करती है कि वो अपनी पावर को कैसे यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए वेरियस टास्क, मैनेजरल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सर्टेन वे में, और डोमिनेंस मेंटेन करते हैं अपना ओवर द अदर, मतलब अपना डोमिनेंस सब पे मेंटेन करते हैं। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो एलीट और पावरफुल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। दूसरा, जो डायरेक्टर है वो हायर करते हैं न्यू डायरेक्टर को सिमिलैरिटी के बेसिस पे, मतलब जैसा उनका एलीट ग्रुप है उसी के बेसिस पे वो दूसरे डायरेक्टर को हायर करते हैं। देन आ जाता है मैनेजर हेजेमनी थ्योरी। ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का अपना एग्जिस्टिंग कंट्रोल और इन्हांस नॉलेज की वजह से डे टू डे ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल करता है डायरेक्टर्स का, जो लिमिट करते हैं उनका इन्फ्लुएंस ऑन द वेरियस डिसीजन। मतलब ये कि जो मैनेजमेंट है कंपनी का अपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल और इन्हांस थ्योरी से डे टू डे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है डायरेक्टर्स के, ठीक है, और जिससे जो उनका इन्फ्लुएंस होता है वो वेरियस डिसीजन पे कम हो जाता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है वो मैनेजर्स पे कम हो जाता है। देन आ जाता है मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 3 मॉडल है, एंग्लो एक्सन मॉडल, जर्मन मॉडल, जापानीज मॉडल। ये जो एंग्लो एक्सन मॉडल है ना, इसे अमेरिकन मॉडल कहा जाता है। ये यूएस, यूके, कनाडा और मैनी अदर्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता है। इस मॉडल में शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया जाता है और उनके इंटरेस्ट को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टेक होल्डर्स, मतलब दूसरे स्टेक होल्डर्स को इतना नहीं ध्यान जाता, शेयर होल्डर्स पे ही ज़्यादा ध्यान किया जाता है। और प्रेजेंट शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंट्रोलिंग पार्टी होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप डायग्राम बना के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले शेयर होल्डर्स, फिर शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और सुपरवाइज करते हैं मैनेजर को। मैनेजर्स जो है वो मैनेज करते हैं कंपनी को, ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फीचर ऑफ द मॉडल। अब इस मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला, डेवलप स्टॉक मार्केट। हमें सबको पता है कि जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो कॉमन मेथड है कैपिटल रेज करने का कंपनी की, तो जो कि यूएस और यूके में लोकेटेड है। तो ये नेशन ये कहते हैं कि एक स्टॉक कैपिटल मार्केट डेवलप होना चाहिए और वेल नॉन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे है, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। फिर आता है यूनिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक जो इफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो क्रिएट किया जाता है कंबाइन करके एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, मतलब इनका एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और उसी के अंदर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव सारे मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के थ्रू फॉर्मल वोटिंग करके जो कि प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड में। ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे फेयर सेपरेशन होता है ऑनरशिप और मैनेजमेंट का, मतलब ऑनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, मैनेजमेंट मैनेजर्स और के हाथ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। नॉर्म ये है, द डिस्क्लोजर नॉर्म आर कॉन्फिडेंशियल। जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। रूल्स अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग बनाए जाते हैं, एज वेल एज पेनल्टीज़ वगैरह भी डिफाइन की जाती है कि अगर आपने मैनिपुलेशन वगैरह कर दिया। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है जर्मन मॉडल। इस मॉडल को कहते हैं 2 टायर बोर्ड मॉडल, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो टायर के होते हैं। दिस मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ किया जाता है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हॉलैंड और सम पार्ट ऑफ फ्रांस। दिस मॉडल बिलीव दैट ऑल्सो शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी बट इट इज़ नॉट entirely डिक्टेट द गवर्नेंस मैकेनिज्म, कि शेयर होल्डर्स गवर्न होते तो हैं कंपनी के ऑनर, बट वो एंटायरली डिक्टेट नहीं करते गवर्नेंस मैकेनिज्म को। वो 50% मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड के, एंड अदर हाफ जो है वो लेबर यूनियन की तरह अपॉइंट किया जाता है। मतलब 2 बोर्ड अपॉइंट किए जाते हैं, एक तो सुपरवाइजरी बोर्ड और एक लेबर यूनियन बोर्ड। और द मॉडल जो है वो बिलीव करते हैं कि बोथ द एम्प्लॉयड एंड लेबर्स हैव देयर शेयर इन अ गवर्नेंस, और एम्प्लॉयज़ और लेबर दोनों का ही शेयर रहता है गवर्नेंस में कंपनी को गवर्न करने के लिए। जर्मन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल। इसको कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल भी बोलते हैं। अब इसके फीचर है कि इसमें डुअल बोर्ड होता है, मतलब जितने भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी हैं जिनके भी मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ हैं
उनके पास सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2 होंगे। रोल ऑफ द बैंक, बैंक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन उनकी वोटिंग पावर भी होती है कॉर्पोरेशन ऑफ जर्मन्स में। उनके वोटिंग राइट जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि बैंक मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो है कॉर्पोरेशन के वो खरीद के रखता है और वो डिपॉजिट होता है बैंक के साथ। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले वाले मॉडल के जैसे इसमें नहीं होता। यहाँ पे जर्मन मॉडल क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है एट अ लेवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेस डेवलप स्टॉक मार्केट, जर्मन मॉडल ये कहता है कि जर्मन मॉडल जो है वो इतना कोई एम्फेसाइज नहीं करता है स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट पे, और लेस डेवलप्ड मार्केट भी यहाँ पे चलता है। देन आ जाते हैं हमारा जापानीज़ मॉडल। ये मॉडल जो है वो रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है और ये वर्क करता है कल्चर रिलेशनशिप पे। सीन ना जापानीज़ केरेटिसु, जो जापानीज़ केरेटिसु है ये वर्क करता है मतलब कल्चरल रिलेशनशिप होनी चाहिए रिलेशनशिप के ऊपर। यहाँ पे जो बोर्ड होते हैं वो यूजुअली लार्ज और रिचुअलिस्टिक होते हैं, मतलब बोर्ड बड़ा होता है, रिचुअलिस्टिक होता है। शेयर होल्डर्स इन द बैंक अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो शेयर होल्डर्स है और बैंक है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे पूरा इसका चार्ट दे रखा है, आप इसे याद कर सकते हैं, इफ़ पॉसिबल नहीं होता तो भी चलेगा। फीचर्स आ जाते हैं इस बोर्ड के। केरेटिसु सिस्टम, ये सिस्टम में क्या होता है, इंटरलिंक्ड होती है कंपनी जो होल्ड करती है सिग्निफिकेंट क्रॉस शेयर होल्डिंग्स। ये सिस्टम क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और म्यूचुअल सपोर्ट कंपनीज के बीच में। विद इन दिस केटिसो सिस्टम, ये जो केटिसो सिस्टम है इसके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप और सपोर्ट क्रिएट करता है। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन अ मार्केट एंड रिड्यूसिंग अ कंपटीशन अमंग द कंपनीज के बीच में कंपटीशन कम करता है और स्टेबिलिटी मार्केट में बनाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, सुपरविजन का रोल प्ले करती है और कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ पे। रिटायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोर्ड ऑफ कंपनीज में प्लेस किया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, लॉन्ग सर्विस और जो कमिटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है बोर्ड ऑफ कंपनीज में। एंग्लो एक्सन मॉडल वॉज बेस्ड प्राइमली ऑन द शेयर होल्डर्स डिसीजन, बट जापानीज मॉडल और एम टू सीक अ बैलेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। जो एंग्लो एक्सन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, वो यहाँ पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे प्राइमली फोकस करते हैं, बट ये मॉडल का एम है कि पार्टिसिपेशन रहे सारे स्टेक होल्डर्स का। देन रोल ऑफ बैंक, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सब्सटेंशियल स्टेक रहता है इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना वो काफ़ी हद तक बैंक्स के हाथ में रहते हैं। देन आ जाता है आपका लास्ट टॉपिक, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज कौटिल्य अर्थशास्त्र। जो कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र का वो समराइज करा जा सकता है कौटिल्यास के थॉट में। वेरियस टॉपिक्स जैसे इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल वगैरह लेट डाउन किए थे, और कौटिल्या ने कॉन्सेप्ट जो था गवर्नेंस का, पॉलिसी, पॉलिटिक्स वगैरह वो भी बताया था जो कि वेलफेयर और पीपल से लिंक था। देन यहाँ पे आ जाते हैं कौटिल्या एंड गवर्नेंस। कौटिल्या बिलीव दैट गुड गवर्नेंस इज लिंक टू स्टेबिलिटी। कौटिल्या का कहना था कि एक गुड गवर्नेंस वही होती है जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। अगर जो मैनेजर है नेशन के, मतलब जो रूलर है वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। कौटिल्या इज ऑलवेज टॉक अबाउट द सोशल वेलफेयर। कौटिल्या की बातों में हमेशा ये रहा है कि जो सोशल वेलफेयर है लोगों का वो हमेशा सेंटर ऑफ डिस्कशन रहा है। मेन पॉइंट ये रहा है कि लोगों का वेलफेयर रहे। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं उन्होंने वेलफेयर्स ऑफ द सिटीजन के लिए? पहला एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्यास का कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वो बहुत ही अच्छे लीडर्स जो है ना उन्हें ऑक्यूपाइड करनी चाहिए, मतलब कोई भी नहीं, जो बहुत ही एथिकली कंसर्न है, मेटोरियस है, इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ों की नॉलेज है, उन्हें कंटेन करनी चाहिए, और वो अपनी ड्यूटी बहुत ही इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करे, चीटिंग ना करे। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड होते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं परफॉर्म करके वाइड रेंज ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करके तभी परफॉर्म किए जाते हैं। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर, द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड बी बिल्ड विद अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब जो रिकॉर्ड ऑफिसर है जिसमें रिकॉर्ड की जाती है सारी चीज़ें वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ बिल्ट होना चाहिए, और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है इनकम और एक्सपेंडिचर के किंगडम के वो वहाँ पर रखे होने चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौटिल्या का एक थॉट है, व्हेन इन द कोर्ट वी शैल नेवर कॉज दिस पिटिशनर टू वेट एट द डोर, फॉर व्हेन अ किंग मेक हिमसेल्फ इनएक्सेसिबल टू द पीपल एंड इंट्रस्ट हिज वर्क to his immediate officer, he may be sure to endanger confusion in a business and to cause thereby the public dissatisfaction in himself pre to the enemy। ये कोर्ट तो पूरा याद होगा नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट में हैं तो आप किसी भी पिटिशनर को वेट ना कराएं दरवाजे पे। किंग जो है अपने आप को इनएक्सेसिबल ना करे लोगों को, कि मतलब लोग जा ही नहीं पा रहे, किंग से बात ही नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और किंग को अपना इमिडिएटली काम करना चाहिए। अगर कोई आ रहा है अपनी दरख्वास्त लेके तो उसे सुनना चाहिए। कौटिल्या वेरी वेल सजेस्ट कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की होती है किसी भी ग्रोथ और स्मूथ वर्किंग की। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। जो लीडर है वो
हमेशा उसे लीडर्स जो है उसे सुनना चाहिए, जो लोगों के कंसर्न है, वर्किंग पीपल्स के जो कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होता है लोगों में सेटिस्फेक्शन डेवलप होता है और ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल पे जाती है डिसीजन मेकिंग। कौटिल्य का कहना था कि जो एक गुड लीडर होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल, एक जो गुड लीडर होता है वो एक्ट करता है एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, और उसे अपने डिसीजन को भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो डिसीजन है वो तभी ले लेने चाहिए और फास्ट और इफेक्टिव डिसीजन लेने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, ही टेल टू बी रिवॉर्ड फॉर अ हाई परफॉर्मेंस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा कि जो हाई परफॉर्मर है ना उनको अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए ताकि सेटिस्फेक्शन बना रहे, लोग अच्छे से और काम करें। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अंडर द कौटिल्य फिलॉसफी जो कंज्यूमर है उनको सेफ गार्ड करना चाहिए। जितनी भी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उन सबसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्रेडर्स के धोखाधड़ी करते हैं उन सबसे। एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन वॉज द मेजर कंसर्न। और जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है वो एक राजा की या फिर एक स्टेट के, एक कंपनी की मेजर प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।